हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर क्लास 12th वालों के, और आज से हम आरंभ करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का अनसॉल्व्ड पेपर। तो उम्मीद है आप लोगों से लगातार मेहनत करते रहेंगे और कोशिश यही रहनी चाहिए आप लोगों की कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। तो चलते हैं अपने फिजिक्स साइंस के सेट नंबर 1 की ओर, जिसका कोड है आईजे। तो यहां पर जैसा कि 20 विकल्प दे रखे होते हैं, आप लोगों को 20 विकल्प दे रखे होते हैं, तो हम पहले कर रहे हैं विकल्प को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत विकल्पी प्रश्न है। खंड अ ये बहुत विकल्पी प्रश्न होता है। पहला क्या है? पहला है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखो, एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या जगह बनता है बेटा? 2 केसों में बनता है। देखो पहले ये उत्तल दर्पण कहते कैसे हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन उभरे पृष्ठ पर होता है। कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। क्लियर? अगर इसका बेटा गोली केंद्र बना है, इसका गोली पृष्ठ बना है, तो गोली पृष्ठ बनाने पर इसका केंद्र इधर आएगा, यह सेंटर हो जाएगा। इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? अब करना क्या है? और इसके देखो, यहां पर जहां पर प्रकाश की किरणें एकत्रित होती हैं, वहां पर क्या होता है? फोकस होता है। परावर्तन पश्चात जहां किरणें बेटा एकत्रित होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? फोकस या मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण में हम 2 जगह वस्तु को रख सकते हैं। पहला अनंत पर। पहला कहां रख सकते हैं? अनंत पर वस्तु को रख सकते हैं। दूसरे केस में बेटा उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां रख सकते हैं? दूसरे केस में वस्तु को रख सकते हैं, क्योंकि फोकस केंद्र और फोकस दर्पण के इधर है, तो बेटा इधर केवल कौन पड़ेगा? ध्रुव से इधर केवल अनंत पड़ेगा। तो या तो आप अनंत पे रख सकते हो वस्तु को, या फिर आप अनंत और ध्रुव के मध्य रख सकते हो। अनंत और ध्रुव के मध्य। तो ध्यान रखना, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये टकराएगी, इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी, यानी इसका हो जाएगा परावर्तन। लेकिन जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वह परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। जो कि बेटा आप अनंत पे खड़े हुए हैं, तो दूसरी किरण को भी हम कहां से मंगा ले रहे हैं? दूसरी किरण को भी हम अनंत से ही मंगा ले रहे हैं। टकराएगी प्रकाश की किरण, इस तरीके से ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक है? अब होगा क्या? लेकिन जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इसके समांतर जाती है, वह किरण बेटा कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाएगी? फोकस से। अब देख लो बेटा, आपने वस्तु को कहां रखा? वस्तु को रखा आपने अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। तीसरा पॉइंट, आपका बेटा जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु से कैसा बना? बहुत छोटा बना, बिंदु आकार बना। कैसा बना? बिंदु आकार बना। और देखो, वास्तविक किरणें इधर नहीं मिलती, इसलिए इनको एक कल्पना करके मिलाया गया कि इस किरण को अगर पीछे की ओर खिसकाया जाए, इस किरण को बेटा आगे को ले जाए, तो यहां पर जहां पर मिलेंगी जाके, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बेटा कैसा बनेगा? आभासी व सीधा। क्योंकि ये किरणें वास्तविक नहीं मिल रही, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इसलिए इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी व सीधा। दूसरा बेटा, आप वस्तु को कहां रख सकते हो? वस्तु को ध्रुव और अनंत के मध्य। तो पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर जाएगी? वह फोकस से। कहां से होकर जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण को इसके केंद्र को टारगेट करेंगे, और जो किरण बेटा केंद्र से होकर जाएगी, जो किरण बेटा केंद्र की ओर जाएगी, तो परावर्तन पश्चात वह बेटा वैसे ही वापस लौट जाएगी। क्लियर? तो जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं ये किरणें, वहीं पर क्या बनेगा? ए डैश बी डैश। वहीं पर क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब। वस्तु को ए बी से लिखेंगे, प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं? ए डैश बी डैश से।
अब आपके चार विकल्प दे रखे, चार विकल्प में कौन सा सही है देखते हैं। देखो, पहला, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब से सदैव बनता है, तो पहला विकल्प है वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य। देखो, वक्रता केंद्र ये रहा, फोकस ये रहा, तो इनके मध्य बेटा कहीं प्रतिबिंब बन रहा है? बिल्कुल नहीं, पहला विकल्प गलत है। दूसरा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र इधर रहा बेटा, अनंत दर्पण के इधर रहा, तो इधर तो बेटा कहीं प्रतिबिंब नहीं रहा। तीसरा, ध्रुव और फोकस के बीच, देखो ये रहा ध्रुव और ये रहा फोकस, इनके बीच में देखो बिल्कुल बेटा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी विकल्प नंबर बेटा हमारा कौन सा सही है? इसका विकल्प नंबर सी सही है। पहले का विकल्प नंबर कौन सा सही है? सी सही है। और चौथा, कहीं न कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। नहीं बेटा, कहीं नहीं बन सकता, केवल या तो फोकस में बनेगा या फोकस और ध्रुव के मध्य बन सकता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वस्तु को दो ही जगह रख सकते हैं, अनंत और ध्रुव के मध्य। क्लियर? तो ये हमारा पहला विकल्प था। अब बात करेंगे विकल्प नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा विकल्प कह रहा है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अवलंब से दूर हटती हैं तो वह, अब समझो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। अब मान लिया ये वाला माध्यम कौन सा है? विरल वाला माध्यम है, यानी वायु वाला माध्यम है, और प्रकाश की किरण जा रही है, वह जा रही बेटा किसके अंदर? सघन माध्यम में। किसमें जा रही है? सघन माध्यम में। यानी विरल माध्यम से किसमें जाएगी? सघन माध्यम में। तो अविलंब डाल दे रहे बेटा, ये हमारा क्या होगा? अविलंब। तो ध्यान रखना, जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अगर ये वायु माध्यम होता तो समांग माध्यम में ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जाती, बिल्कुल सीधी जाती, पर ये किरण वायु से सघन में जा रही है, तो हमेशा ध्यान रखना अविलंब की ओर कैसी होगी बेटा? किरण झुकेगी। अविलंब की ओर किरण झुकेगी। ये आपतित किरण है, ये अविलंब, इनके बीच बने कोण को आपतन कोण आई, ये अविलंब, तथा ये अपवर्तित किरण, इनके बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण आर। क्लियर? तो जब विरल से आप बेटा कहां लेकर जाओगे किरण को? सघन में लेकर जाओगे, अविलंब की ओर झुकेगी। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कह रहा है बेटा कि जब हम प्रकाश की किरण को, जब प्रकाश की किरण को सघन से विरल में लेकर जाएं, तब क्या घटना होगी? अगर सघन माध्यम होता तो ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे जाती, ये रहा हमारा अविलंब। तो ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से कैसी हटेगी बेटा? दूर हटेगी। अविलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। क्लियर? ये अविलंब तथा ये आपतित किरण, इनके बीच बने कोण को आपतन कोण आई, यह अविलंब तथा यह अपवर्तित किरण, इनके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर। ठीक है? अब क्या बोल रहा है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है, मतलब यह है कि जो किरण है बेटा वो कहां से? सघन से कहां जा रही है? विरल के अंदर जा रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए सही है। क्लियर? दूसरे क्वेश्चंस का नोट करेंगे बेटा इन दो क्वेश्चंस को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा प्लस में होगी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी वस्तु को रखा गया है 30 सेंटीमीटर दूरी पर और वस्तु कैसी ली जाती है? ऋणात्मक। प्रतिबिंब पूछा है कहां बनेगा? तो लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f की जगह बेटा 15 बराबर 1/b, b तो निकालना है, माइनस 1/u की जगह बेटा कितना लगाओगे? माइनस के 30। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1/b प्लस 1/30, पर हमें तो b निकालना है ना, तो ये बेटा वैल्यू किस में है? प्लस में है, दूसरी ओर जाके माइनस में हो जाएगी, तो इधर आके माइनस में हो जाएगी।
ये प्लस का इधर आके माइनस का। अब क्या कर लो बेटा, इसका लासा ले लो। 15 और 30 का लासा बेटा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 30, क्योंकि 15 का भी भाग चला जाएगा और 30 का भी। तो 15 दूनी 30 दो बार गया 2, माइनस 30 से कम 30 एक बार गया, तो 1/b बराबर 2 में से 1 गया बेटा 1 और बट्टे में 30। b का 1 में गुणा बराबर 30 का 1 में गुणा करोगे तो 30 सेंटीमीटर। पर ये बेटा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्लस बन रहा है, यानी वस्तु के दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है बेटा कैसा बन रहा है, वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। क्लियर। तो यहां पर विकल्प दे रखा है, विकल्प नंबर बेटा इसका बी सही है। कौन सा सही है, बी। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर दूरी, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर, बिल्कुल बात सही है, वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार का, क्योंकि वस्तु भी बेटा 30 सेंटीमीटर की है और प्रतिबिंब बेटा कितना बन रहा है 30 सेंटीमीटर का, तो वस्तु के आकार का। क्लियर। ये विकल्प नंबर हमारा बी सही है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, चौथा बोल रहा है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग है सबसे नीचे बेटा। यहां पर दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा वो होगा हमारा लाल रंग। क्लियर। दूरस्थ प्रकाश का जो रंग होगा बेटा कैसा होगा, लाल रंग होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है भैया। तो देखो एम्पियर ये धारा का मात्रक है, इनटू में सेकंड बेटा किसका मात्रक है, समय, धारा इनटू में समय, और बराबर बेटा किसके बराबर हो जाएगा, आवेश। किसके बराबर होगा, आवेश के। क्यों, क्योंकि आवेश Q बराबर क्या होता है, I इंटू में T। आवेश Q बराबर क्या होता है, I इंटू में T। धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड, तो ये आवेश का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का। विकल्प नंबर सी। लेकिन इसके बाद बेटा यहां पर विद्युत वाहक बल का देखो, विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W/Q। तो इसका मात्रक एक तो बेटा हो जाएगा जूल, कार्य का मात्रक जूल, और बट्टे का मतलब प्रत्यय, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, या दूसरा मात्रक बेटा इसका क्या होता है, वोल्ट। क्लियर। तो ये विद्युत वाहक बल का मात्रक, अगर आपसे बेटा कहीं विद्युत वाहक बल का मात्रक पूछता तब क्या करते, तो कार्य का मात्रक जूल और बट्टे आवेश का मात्रक कूलाम, या दूसरा मात्रक इसका क्या है, वोल्ट है। उसके बाद बेटा यहां पर एक और दे रखा है विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का अगर मात्रक आपसे पूछता तो बेटा क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 तक नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन बोल रहा है एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं यदि उसमें प्रवाहित धारा क्रम से I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रम से H1 तथा H2 हो तो ऊष्मा का अनुपात पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें पता है कि जो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर होता है BIT। क्या होता है, BIT। पर हमें पता है I बराबर क्या होता है, I बराबर होगा B/R। ओम के नियम में चले जाओ, ओम का नियम B बराबर I इंटू में R, तो I बराबर B/R। तो यहां से फॉर्मूला बेटा बन जाएगा H बराबर V इंटू में I की जगह लगाओ B/R और इंटू में T। B का गुणा B में कर दो, B स्क्वायर वट्टे R और इंटू में T, ये H बराबर। बस अब यहीं से इसी से बनाएंगे। H1 बराबर ले लो बेटा B स्क्वायर वट्टे R1 इंटू में T। क्यों, क्योंकि अगर ऊष्मा बेटा अगर प्रतिरोध R1 है तो ऊष्मा H1 हो जाएगी, T बेटा कांस्टेंट और विभव वोल्टेज है वो भी कैसे, कांस्टेंट।
ठीक है, क्योंकि I1 बराबर लगाओगे बेटा B अपॉन R1 और I2 बराबर लगाओगे B अपॉन R2। कहां पे लगाओगे फॉर्मूले को? ये फॉर्मूला लगाओगे बेटा यहां पर I की जगह B अपॉन R1, तो फॉर्मूला B स्क्वायर अपॉन R1 बन जाएगा, समीकरण 1। ऐसे H2 बराबर B स्क्वायर अपॉन R2 इंटू में T, समीकरण नंबर 2। H2 बराबर B इंटू में I2 की जगह लगाओगे B अपॉन R2, तो B का गुणा B में हो जाएगा, तो B स्क्वायर अपॉन R2 इंटू में T। क्लियर? तो यहां से अब क्या करोगे, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 यानी 1 में भाग दे दो बेटा 2 का। तो जब भाग देने की स्थिति आएगी तो ध्यान रखना LHS और RHS में भाग करते हैं, LHS और RHS में। तो LHS में बेटा H1 में भाग करेंगे H2 का बराबर, RHS में देखो, RHS में B स्क्वायर अपॉन R1 इंटू में T वट्टे H2 V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू में T। अब देखो T से T कैंसिल, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, H1 बट्टे H2 बराबर 1 बट्टे R1 बट्टे 1 बट्टे R2। बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर गुणा, H1 बट्टे H2 बराबर R2 ऊपर चला जाएगा, R2 बट्टे R1। बेटा इसमें विकल्प कौन सा सही है? इसमें विकल्प A सही है। कौन सा सही है? विकल्प नंबर A सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देख लो। 7वां बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर बेटा एक मात्रक होगा टेस्ला, एक मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एक होता है एक मात्रक हो जाएगा बेटा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये बेटा 3 मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। कब आपसे कौन सा पूछ लिया जाए पता नहीं। ठीक है, बी एक तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो आपसे बेटा जो विकल्प में दे रखा वो ये दे रखा है, यानी विकल्प नंबर बेटा इसका कौन सा सही है? 7 का विकल्प नंबर वी सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 तक नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चंस नंबर बेटा 8। अब केमिस्ट्री के अंदर आ गए। केमिस्ट्री के अंदर देखो पहला है मैथेन का सूत्र, मैथेन का संरचनात्मक सूत्र पूछा है। देखो विकल्प चेक कर रहे हैं। पहले बेटा यहां पर 2 कार्बन है, पहला वाला विकल्प है ये वाला कार्बन। अब जरा एक चीज बताओ बेटा, ये कार्बन है कितने? 2। कितने कार्बन है? 2। और 2 पर तो एथ आता है, 2 पर क्या आता है? एथ। और ये सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से, अर्थात ये फॉर्मूला किसका बन गया? एथेन का। मतलब ये मेथेन नहीं है। मैथ आता है हमारा 1 कार्बन पे। मैथ कितने पे आता है? 1। यानी मैथेन यानी 1 कार्बन पे, ये वाला, यानी ये पहला विकल्प है। सेकंड विकल्प ये दे रखा। अब 1 कार्बन है, 1 पे मैथ है और सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एथेन मैथेन। मतलब विकल्प नंबर सेकंड तो सही है, लेकिन इसके आगे और देखो विकल्प नंबर सी। आपसे बेटा ये पूछा जाए ये फॉर्मूला किसका है, ये सूत्र किसका है? अब देखो जब डबल बॉन्ड आ जाए एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए एल्केन, सिंगल बॉन्ड है तो सॉरी डबल बॉन्ड आ जाए एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन। ठीक है, 1 कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप। अब देखो डबल बॉन्ड आ गया, 2 कार्बन है, 2 पर एथ और डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए बेटा क्या लग जाएगा? इन, यानी एथीन। विकल्प नंबर तीसरा। और विकल्प नंबर चौथा कौन सा स्ट्रक्चर इसका दे रखा है? चौथा स्ट्रक्चर है सी, ट्रिपल बॉन्ड में सी और यहां पर एच जुड़े हुए। अब कार्बन 2 है, 2 पर एथ, पर कार्बन कार्बन में बीच में क्या बॉन्ड है? 3, और 3 बॉन्ड है, इसलिए बेटा क्या आ जाएगा? आयन। यानी ये बेटा एल्काइन का फॉर्मूला है, ये एल्कीन का है और ये दोनों एल्केन के हैं। पर हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था मेथेन का। तो मेथेन कितने पाएगा? 1 कार्बन के अंदर, अर्थात यहां पर बेटा CH4। विकल्प नंबर बेटा इसका कौन सा सही है? विकल्प नंबर इसका 8 का बी सही है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 की ओर पूछा बेटा समजातीय श्रेणी।
समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी में ध्यान रखना बेटा, एक ही फॉर्मूले के बेटा यौगिक बनेंगे, एक ही सूत्र के क्या होंगे बेटा, यौगिक होंगे। देखो यहां पर पहला है C2H4 और CH4। देखो ये हमारा एथीन है और ये हमारा मेथेन है, तो ये एक जात के नहीं हुए, क्योंकि ये एल्केन है और ये क्या है, एल्कीन है, तो ये एक जात के नहीं, एक ही जात के होने चाहिए। सबके सब फॉर्मूले कौन से होने चाहिए, एक ही जात के होने चाहिए। दूसरा विकल्प यानी पहला विकल्प तो हमारा गलत। विकल्प नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है CH4 और C2H6। ये फॉर्मूला बेटा हमारा मेथेन का है और ये फॉर्मूला हमारा एथेन का है। भाई ये दोनों के दोनों बेटा ग्रुप, दोनों के दोनों किस जात के हैं, एल्केन। किस जात के बेटा, ये एल्केन। और जब एक ही जात के फॉर्मूले हो, एक ही जात के क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वही क्या हो जाता है बेटा, समजातीय श्रेणी। अर्थात इसका विकल्प नंबर बेटा बी सही है। विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी सही है। क्लियर। उसके बाद बेटा नोट करिए, तब बेटा 10वां क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछा है। लेड को पीबी से लिखते हैं, नाइट्रेट को NO3 से लिखते हैं, पर NO3 पे तो 1 माइनस होता है, पीबी पे क्या प्लस होते हैं, 2। तो यहां पर 2 प्लस नीचे 1 माइनस नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पीबी का 1 में गुणा करोगे पीबी, और नाइट्रेट NO3 में बेटा जब 2 का गुणा करोगे तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा पीबी NO3 का होल ट्वाइस। और इसका विकल्प नंबर बेटा कौन सा सही है, विकल्प नंबर ए सही है। 11वां क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान होता है बेटा। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान बेटा ये होता है 7। कितना होता है, 7। शुद्ध जल के अलावा कुछ मान और ध्यान रखने हैं, NaCl। NaCl का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। उसके बाद रक्त का बेटा जो पीएच मान होता है 7.4। ठीक है। रक्त के बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका पीएच मान होता है बेटा 10। उसका पीएच मान कितना होता है, 10। टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है बेटा 8। जो आपका टूथपेस्ट होगा उसका पीएच मान कितना होता है, 8। सांद्र HCl का पीएच मान कितना हो जाएगा, 0। और तन HCl का पीएच मान बेटा कितना होता है, 1। सांद्र NaOH का पीएच मान होता है 14 और तन NaOH का पीएच मान बेटा कितना हो जाएगा, 13। क्लियर। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर बेटा सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, यहां पर एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी बेटा हमारी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है, हमारी उपधातु। उपधातु के रूप में बोरॉन। ठीक है। बोरॉन के बाद यहां पर आपका आ जाएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है। एंटीमनी ये हमारी बेटा क्या हो जाएंगी, उपधातुएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, उपधातुएं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 देखो। 13वां बेटा क्वेश्चन है CH3COOH की अभिक्रिया बेटा कराई है C2H5OH और यहां पर बेटा उत्प्रेरक दे रखा है सांद्र H2SO4। बॉन्ड तोड़ेंगे O और H के बीच से O पे माइनस और H पे प्लस। ऐसे बेटा यहां पर बॉन्ड तोड़ेंगे दोनों ऑक्सीजन बीच से, तो OH पे माइनस और कार्बन पे प्लस। क्लियर। ये हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। ये हमारा एथिल एल्कोहल है। अब देखो क्या क्या उत्पाद बनेगा, इधर लिख दे रहा उत्पाद CH3CO पे प्लस है, प्लस के पास माइनस, माइनस किन पे, O पे O, C2H5 प्लस H प्लस किन को लेकर बाहर होगा, OH को लेकर। H प्लस किन को लेकर बाहर होगा, OH। और ये बनेगा C2H5 को बोलेंगे एथिल और CH3CO को बोलेंगे एसीटेट और प्लस में ये बेटा जल।
तो इसमें देखते हैं बेटा कौन सा पूछा है विकल्प में। विकल्प नंबर बेटा 13 का सी सही है। 13 का बेटा कौन सा सही है? सी सही है। क्लियर? नोट करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 तक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अब आ गए बेटा बायो के अंदर उपभाग नंबर 3। देखो पहला कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। जो कोशिकीय प्रक्रम है इसमें जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो होती है हमारी एटीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राईफास्फेट एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो इसका विकल्प नंबर बेटा कौन सा सही है? बी। 15वां क्वेश्चन, पित्तरस का श्रावण होता है। बेटा पित्तरस कहां से मिलता है? यकृत। कौन से बेटा? जो पित्तरस है वो बेटा यकृत से। और जबकि बेटा HCl अम्ल बेटा जो HCl का श्रावण होता है वो होता है अग्नाशय से। कहां से होगा? अग्नाशय से। क्लियर? तो यहां पर विकल्प नंबर बेटा कौन सा सही है? बी। 15 का क्वेश्चन नंबर 16, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में बेटा परागकण उपस्थित होते हैं और परागकण उपस्थित होते हैं और परागकण के अंदर उपस्थित होते हैं नर जनन तंत्र। नर युग्मक बेटा कहां पाया जाता है? नर युग्मक पाया जाएगा इसी परागकोश के अंदर। जबकि मादा युग्मक पाया जाता है आपके वर्तिकाग्र के अंदर। कहां पर पाया जाएगा? वर्तिकाग्र के अंदर जो ओवम्स होगा उसमें। ठीक है, देखो यहां पर। तो यहां पर वर्ग क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा कौन सा सही है? डी सही है। 17, पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं ब्रायोफिल्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 एक लिंगी फूल का उदाहरण है बेटा। एक लिंगी फूल पपीते का फूल है। इसमें पपीते का फूल, यहां पर विकल्प नंबर ए सही है। उसके बाद 19वां है बेटा, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्त दाब यानी बेटा ये होता है 120/80 mmHg मिलीमीटर मरकरी। उसके बाद विकल्प नंबर बेटा इसका सही था बी। और 20 का है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखो घास, गेहूं, आम। मतलब आहार श्रृंखला का मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो, एक दूसरे के ऊपर निर्भर। घास, गेहूं ये एक ही श्रेणी के हैं। इसके बाद घास, बकरी और मानव। घास पे निर्भर कौन है? बकरी है। और बकरी पे निर्भर कौन है? मानव। तो यहां पर ये वाला विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी। क्यों? क्योंकि बकरी, गाय और हाथी बेटा, बकरी और गाय एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। उसके बाद घास, मछली और बकरी, मछली बेटा घास पे निर्भर नहीं है। इसीलिए बेटा जो हमारा विकल्प नंबर 20 का बनेगा विकल्प नंबर बी सही होगा। क्लियर? नोट करेंगे बेटा क्वेश्चंस को।